हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस। अब वैसे तो सारे इंडिविजुअल जो हैलोजेंस हैं उनका डिस्कशन सेपरेटली होगा। फ्लोरीन का अलग होगा, क्लोरीन का अलग, ब्रोमीन आयोडीन अलग होगा। लेकिन यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज में सारे हैलोजेंस के कैसे जो है प्रॉपर्टीज कॉमन है वो मैं डिस्कस करने वाला हूं। और यहाँ पे मैं 5 रिएक्शंस जो है मैं ले रहा हूं। एक है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, जिसमें सारे हैलोजेंस का देखेंगे किस तरह से ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का ऑर्डर है। उसके बाद जो है हैलाइड्स के साथ है। अब हैलाइड्स के साथ जो है किस तरह से रिएक्शन होगा, कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर वाटर के साथ रिएक्शन है, NaOH के साथ रिएक्शन, और फाइनली जो है हम NH3 के साथ भी रिएक्शन देखेंगे। तो पहला जो प्रॉपर्टी है वो है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि रिडक्शन पोटेंशियल के बेस्ड हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। यदि दो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज दिए हैं तो ये भी हम बता सकते हैं कि कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है, यदि कोई गैल्वेनिक सेल है। और वैसे जो है हम बता सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। देखिए, जब रिडक्शन पोटेंशियल मिनिमम हो तो वो होता है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, और यदि रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम हो तो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो उस चीज को हम यहां पे लिख देते हैं। पहले नोट यहीं पे डालेंगे, लो रिडक्शन पोटेंशियल ये हो जाता है। अब देखिए, रिडक्शन पोटेंशियल यदि सबसे कम है तो ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। और यदि हाई आरपी है, रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, तब ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आपको याद रखना है कि जब हम लिथियम लेते हैं तो यहां पे रिडक्शन पोटेंशियल होता है -3.04 वोल्ट, और ये हो जाता है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ये है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। इसी तरह से जब हम फ्लोरीन लेते हैं तो फ्लोरीन के केस में जो है इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है सबसे ज्यादा है और 2.87 जो है वोल्ट आता है। तो यहां पे अब हम लेंगे फ्लोरीन। अब देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो ये रिड्यूस होगा, तो यदि हम फ्लोरीन लेते हैं तो यहां पे रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है +2.87 वोल्ट, तो ये हो जाता है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पूरे जो है लिस्ट के अंदर जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें लिथियम जो है मिनिमम रिडक्शन पोटेंशियल है और वो होता है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, और फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम है जो होता है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहां पे एक बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि लिथियम तो सबसे छोटा है, आईपी जो है सबसे ज्यादा है। भाई, हैलोजेंस की तुलना करें तो लिथियम का आईपी जो है सबसे ज्यादा है, तो जब आईपी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना ही डिफिकल्ट है। तो जब हम इलेक्ट्रॉन निकाल ही नहीं सकते इजीली, तो फिर ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कैसा हो गया? भाई देखिए, रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा, और अपने आप को ऑक्सीडाइज करने का मतलब अपने इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, और इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए लिथियम के केस से बहुत ज्यादा है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आईपी वैल्यू तो लिथियम का ज्यादा है, लेकिन हम कहते हैं वेरी इजीली इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट फ्रॉम लिथियम। तो कारण यह है कि रिडक्शन पोटेंशियल सिर्फ आईपी पे डिपेंड नहीं करता है। तो मैं यहां पे आपको लिथियम का भी एक्सप्लेन कर देता हूं और फ्लोरीन का भी एक्सप्लेन कर देता हूं, तो आपको समझ में आएगा कि रिडक्शन पोटेंशियल का क्या रोल है और ये किस तरह से हम डिसाइड करते हैं कि कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो चलिए, यदि मैं लिथियम के केस में लेता हूं लिथियम, तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि लिथियम जो है उसका फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड। तो यहां पे हमने ले लिया सॉलिड। इसके बाद अब देखिए, इस डिस्कशन में लिथियम की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जब रिडक्शन पोटेंशियल आया और जब हम कह रहे हैं कि फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो अब लिथियम को भी ले लेते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, ताकि हम
उन स्टेप्स को समझ सकें जिसकी वजह से हम कहते हैं कि लिथियम का आईपी ज्यादा, लेकिन बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट यही है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट यही है। तो चलिए, हमने लिथियम लिया सॉलिड और ये हो गया लिथियम गैस। इसके बाद लिथियम गैस, ये हो गया लिथियम आयन गैस, और इसके बाद ये हो जाएगा लिथियम प्लस एक्वस। जब मेटल सॉलिड से मेटल आयन एक्वस तक होता है कन्वर्सन, तो जितने भी एनर्जी इन्वॉल्व हैं सबको हम लेते हैं और तब जाके जो है निकलता है रिडक्शन पोटेंशियल। अब ये बताइए, यहां पे सॉलिड से गैस हो गया तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा एच। अब ये देखिए, सॉलिड से गैस कन्वर्सन क्या है, सब्लिमेशन, तो इसको मैं लिख दूंगा ऐसा, डेल्टा एच सब्लिमेशन। और मान लीजिए ये ए है। अब बताइए, सब्लिमेशन का मतलब हो गया आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, और ये जो है सॉलिड से गैस बना, मतलब वैल्यू कैसा होगा, ए। चलिए ठीक है, ए हम लेते हैं, बाद में हम इसका साइन कन्वेंशन लेंगे। अब देखिए, गैस से ये आयन बन गया, तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा एच आईपी, आयनाइजेशन पोटेंशियल। यहां जो एनर्जी इन्वॉल्व हुआ उस इलेक्ट्रॉन को निकालकर आयनाइज किया। अब ये देखिए, ये प्लस, ये भी प्लस है, लेकिन ये गैस से ये एक्वस हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पे डेल्टा एच, ये देखिए हाइड्रेशन हो गया, ये हाइड्रेशन हो गया, तो सब्लिमेशन हो गया। देखिए, सॉलिड से गैस सब्लिमेशन, और गैस से ये आयन आयनाइजेशन, और यहां हो गया हाइड्रेशन। इसका मतलब ये पूरे के पूरे एनर्जी इन्वॉल्व हम ऐड करते हैं, जैसे मान लिए ए बी सी हो गया ये, ठीक है। तो यहां पे हम ए प्लस बी, और ये जो हाइड्रेशन जो है ये होता है एक्सोथर्मिक। यहां पे ये है इंडोथर्मिक, ये भी है इंडोथर्मिक, और ये है एक्सोथर्मिक। तो हम क्या देखते हैं कि जितना आपने एनर्जी सप्लाई किया सिस्टम को इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा एच सब्लिमेशन एंड डेल्टा एच आईपी, इससे कहीं ज्यादा जो है यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी है। क्योंकि जब लिथियम सबसे छोटा है, चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा है, तो दूर दूर वाटर मॉलिक्यूल को भी ये हाइड्रेट करेगा, और इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी कि बाकी जो लिथियम है उनके भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो ड्यू टू हायर हाइड्रेशन एनर्जी, ये जो है लिथियम जो है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। अब यहां पे यदि आप सीजियम लेंगे, ये देखिए आपने लिया सीजियम, ये सॉलिड लिया, इसके बाद बन गया सीजियम गैस, इसके बाद हो गया CS प्लस गैस, इसके बाद हो गया CS प्लस एक्वस। तो क्या हो रहा है, ये सब्लिमेशन तो लिथियम चाहे सीजियम दोनों के लिए बराबर है। आईपी इसका ज्यादा है, इसका कम है, लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा, इसका। क्यों, क्योंकि ये स्मॉलर है। तो हम देख रहे हैं कि आईपी वैल्यू भले ही सीजियम का कम है, लेकिन ड्यू टू हायर हाइड्रेशन एनर्जी इन द केस ऑफ लिथियम, दिस बिकेम द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ये दोनों वैल्यूज एक जैसे हैं, ये ज्यादा है, ये कम है, लेकिन ये रिक्वायर्ड है, और एनर्जी रिलीज जो है इस पे अंदर ज्यादा है। अब इसी तरह से हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का देखते हैं कि किस तरह से जो है हम एक्सप्लेन करते हैं कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। तो यहां एनर्जी इतना ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन इजीली निकल गया। अब हम देखते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के केस में किस तरह से रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव, और ये जो है वैल्यू हायर है। इसको आप नोट कीजिए पहले। अब हैलोजेंस के केसेस में हम देखेंगे कि किस तरह से जो है रिडक्शन पोटेंशियल को डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम लेते हैं हैलोजेंस के सॉलिड स्टेट। जैसा मेटल में भी हमने देखा है कि सॉलिड और फिर गैसियस आयन बनना चाहिए, वैसे ही यहाँ पे सॉलिड और देखिए लास्ट में गैसियस आयन हो गया। ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो आपको हाफ X2 लेना है। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। तो हाफ ऑफ X2 सॉलिड से आपने कन्वर्ट कर दिया लिक्विड में। अब देखिए, पर मोल जब हम डेल्टा एच को लिखते हैं पर मोल, तो 1 मोल के लिए, लेकिन हम कितना ले रहे हैं, हाफ, इसलिए हाफ डेल्टा एच, और यहां पे हमने लिखा है फ्यूजन। तो फ्यूजन जो है सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट किया। तो सबसे पहले यहां पे आ जाएगा डेल्टा एच एफ, ये जो हो गया एंथैल्पी चेंज ऑफ फ्यूजन, ठीक है। तो सॉलिड से लिक्विड हो गया कन्वर्ट। अब हम देखेंगे, अब देखिए इसको हमने हाफ क्यों लिखा है, क्योंकि ये तो पर मोल होता है ना, हाफ मोल के लिए। इसका लिक्विड से गैस कन्वर्सन है,
तो लिक्विड से गैस कन्वर्सन क्या होगा? वेपराइजेशन। तो यहां पे डेल्टा एच वेपराइजेशन इज एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपराइजेशन। इसके बाद देखिए हाफ मोल X2 का डिसोसिएट हो रहा है और ये जो है गैसेस मॉलिक्यूल से गैसेस एटम में कन्वर्ट हो गया। तो यहां पे डेल्टा एच ये जो है हाफ हमने लिया क्योंकि हाफ ऑफ द मोल ही हम डिसोसिएट कर रहे हैं। तो यहां से हो जाएगा डेल्टा एच, तो ये इंथैल्पी ऑफ ये हो जाएगा डिसोसिएशन। अब ये डिसोसिएट होकर जो है हमें मिल गया एक एटम X, ये FClBrI है। अब इसके बाद देखिए इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब देखिए ये आइसोलेटेड है, कंबाइंड नहीं है और गैसियस एटम है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो जो एनर्जी रिलीज होगा वो कहलाएगा डेल्टा एच ई ए। तो ये है हमारा डेल्टा एच ई ए, इंथैल्पी चेंज ऑफ ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, ऐसा आप लिख लीजिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जब ये चारों टर्म्स को हम ऐड करेंगे तो जो वैल्यू होगा वही होगा रिडक्शन पोटेंशियल का। अब यहां पे देखिए जो जो समझने वाली बातें हैं, यहां पे यदि हम लेते हैं तो ये है एंडोथर्मिक, ये प्रोसेस भी है एंडोथर्मिक। डिसोसिएशन के लिए भी आपने एनर्जी दिया है, यह है एंडोथर्मिक। और यहां पे जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो 1 2 3 4 यूनिट यहां नजर आ रहे हैं। सॉलिड से हो गया लिक्विड, लिक्विड से हो गया गैस और गैस का कन्वर्सन ऐसा हो गया। इसके बाद जो है ये एक्स माइनस गैस हो गया और फाइनली जो है यहां से हमें मिलेगा एक्स माइनस एक्वस और यहां पे हो जाएगा डेल्टा एच हाइड्रेशन। क्योंकि हमें क्या लेना है? सॉलिड से ये एक्वस, पहले हमने गैस ले लिया, अब फाइनल जो है क्या होगा? ये गैसेस आयन से ये एक्वस आयन बन जाएगा। तो अब यहां पे एक और टर्म आ गया हमारे पास, डेल्टा एच एच वाई डी हमने लिख दिया हाइड्रेशन, ये हो जाएगा हाइड्रेशन। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि 5 एनर्जी टर्म है, 3 एंडोथर्मिक है, इसके बाद ये भी एक्सोथर्मिक है। जब इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ एनर्जी रिलीज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और जब हाइड्रेशन हुआ वहां भी एनर्जी रिलीज, ये हो गया हाइड्रेशन एनर्जी। ये डी था, इसको हम कर देंगे ई। अब यहां पे यदि मुझे लेना है ई वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल, ये जो है रिडक्शन पोटेंशियल है, तो हमें एल्जेब्रिक सम इन सब का वैल्यू लेना है। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे? हाफ डेल्टा एच, ये जो है फ्यूजन, यहां पे पहले डालेंगे फ्यूजन, प्लस हाफ डेल्टा एच वेपराइजेशन, प्लस हाफ डेल्टा एच डिसोसिएशन, प्लस, और देखिए इसको मैं ब्रैकेट में डाल रहा हूं क्योंकि अब ये साइन इनके चेंज अलग रहेंगे। ये हो जाए, अच्छा यहां पे एक ही है, ये हाफ नहीं है क्योंकि वन मोर हम ले चुके हैं। डेल्टा एच ई ए प्लस डेल्टा एच ये हाइड्रेशन, इतने टर्म्स हैं। अब यदि मैं इनके वैल्यूज, अभी देखिए यदि डेल्टा एच फ्यूजन ए होता तो वैल्यू हो जाता हाफ ए, लेकिन मैंने कहा ये पूरा का पूरा वैल्यू ए है। तो अब क्या होगा यहां पे? ए प्लस बी प्लस सी प्लस, अब ये देखिए ये है माइनस डी और ये है माइनस ई, तो यहां से क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी माइनस ई। अब ई ऐसा करते हैं, ई को हम चेंज करके एफ कर देते हैं, नहीं तो ऐसा लगेगा जैसे इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, इसलिए जो है एफ कर दिया हमने यहां पे। ये बिल्कुल क्लियर हो गया ना, ई इलेक्ट्रॉन का होता है, इसलिए चलिए हमने एफ ले लिया। तो ये सारे टर्म्स को जब हम ऐड करते हैं तो वो जो वैल्यू है वो होता है रिडक्शन पोटेंशियल। और यहां पे हम देखते हैं कि फ्लोरीन से जब आयोडीन आप जाते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल कम हो रहा है। सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल जो है फ्लोरीन का है। तो चलिए इसको आप नोट कीजिए, उसके बाद वैल्यूज देते हैं और उससे मालूम चलेगा कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो ऑर्डर है वो क्या यूज होता है, क्योंकि उसको हम यूज करने वाले हैं विथ हैलाइड्स में। इसको नोट कीजिए आप।
ये वैल्यूज है रिडक्शन पोटेंशियल का। तो आप देखिए कि सबसे ज्यादा जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो है 2.87। ये 2.87 वोल्ट जो है ये ओवरऑल जितने भी एलिमेंट्स है उसके अंदर जो है सबसे ज्यादा है ये। तो 2.87 इसलिए ये हो जाता है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। अब यहां पे देखिए आप, जब रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो इसकी टेंडेंसी रिड्यूस होने की ज्यादा होगी, और जो रिड्यूस होता है वही तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो यहां पे हम ऑर्डर देखेंगे, ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो इसमें सबसे ज्यादा जो पावर है वो है F2 का। तो F2 इज ग्रेटर देन Cl2 इज ग्रेटर देन Br2 इज ग्रेटर देन I2। ये देखिए स्ट्रॉन्गेस्ट। और यही ऑर्डर है रिएक्टिविटी का भी। तो रिएक्टिविटी में हम देखेंगे कि फ्लोरीन जो है वो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड को उनके साल्ट से रिप्लेस कर सकता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे विथ हैलाइड्स। तो ये हो गया ऑर्डर ऑक्सीडाइजिंग पावर का, और ये जो है ऑर्डर रिएक्टिविटी का है। ऑल्सो द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिएक्टिविटी दोनों का ही ऑर्डर ये है, आप इसको नोट कीजिए। एक हैलोजन जो मोर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव हैलोजन के हैलाइड से इसको डिस्प्लेस कर देगा। तो यहां पे यदि फ्लोरीन हम लेते हैं तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबको रिप्लेस कर देगा। तो पहले हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो मैंने अभी आपको दिया है। ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। और क्या है ऑर्डर हमारा? यह है F2 इज ग्रेटर देन Cl2 इज ग्रेटर देन Br2 इज ग्रेटर देन I2। मोर रिएक्टिव हैलोजन विल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव हैलोजन फ्रॉम इट्स हैलाइड्स। तो यहां पे लिखेंगे, एक नोट डालेंगे, मोर रिएक्टिव हैलोजन displaces less reactive halogen from its halide। अब ये बताइए, फ्लोरीन सबसे ज्यादा है तो फ्लोरीन क्या करेगा? क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड से रिएक्ट करेगा। क्लोरीन जो है वो ब्रोमाइड, आयोडाइड से रिएक्ट करेगा, लेकिन फ्लोरीन को कुछ नहीं कर पाएगा। ब्रोमीन जो है सिर्फ आयोडाइड से रिएक्ट करेगा, और आयोडीन किसी को भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो यहां पे हम लोग देखते हैं, यदि हमने लिया फर्स्ट वन फ्लोरीन, ये देखिए हमने लिया F2, तो ये F2 जो है KCl के साथ रिएक्ट करेगा, ये F2 KBr के साथ भी रिएक्ट करेगा, ये F2 Ki के साथ भी रिएक्ट करेगा, और यहां से हमें मिलेगा KF 2 टाइम्स और प्लस हो जाएगा Cl2। यहां से 2KF। अब ये देखिए यहां से KBr से Br2 बाहर आ जाएगा, Br2, और यहां पे 2KF और प्लस हो जाएगा I2। तो फ्लोरीन जो है तीनों हैलाइड्स को जो है रिप्लेस कर देगा। इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि इक्वेशन दिया रहता है और पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। अब आपको मालूम है कि क्लोरीन जो है वो ब्रोमाइड, आयोडाइड से रिएक्ट करेगा, लेकिन फ्लोराइड से तो नहीं करेगा। तो यदि वो इक्वेशन दिया है तो बोलेंगे इट इज नॉट पॉसिबल। अब यहां पे हम जाएंगे, सेकेंड वाला जो है देखिए आप, ये हो जाएगा क्लोरीन। अब ये Cl2 क्या करेगा? फ्लोरीन के साथ तो कोई रिएक्शन नहीं, क्योंकि ये सबको रिप्लेस करेगा, ये सबको रिप्लेस करेगा, ये इसको, लेकिन आयोडीन किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो यहां पे हम देखेंगे कि यदि हम लेते हैं Cl2 प्लस KBr, तो यहां से हो जाएगा 2KCl प्लस Br2। फिर आयोडीन जो है वो भी लेस रिएक्टिव है, तो यहां पे हो जाएगा 2Ki, तो ये हो जाएगा 2KCl प्लस I2। अब देखिए फ्लोरीन भी रिएक्टिव था, क्लोरीन भी था,
अब हम जाएंगे ब्रोमीन के लिए। थर्ड ब्रोमीन Br2। अब बताइए ब्रोमीन से लेस रिएक्टिव कौन सा है? सिर्फ एक ही है, आयोडीन। तो आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा ये, Br2 प्लस 2Ki, तो ये हो जाएगा 2KBr प्लस I2। ये बिल्कुल क्लियर हो गया। तो जो रिएक्शन यहां पे नहीं लिखा है वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मोर रिएक्टिव जो है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है। तो यहां पे आयोडीन कैन नॉट डिस्प्लेस एनी ऑफ द हैलोजन फ्रॉम इट्स हैलाइड। इसको आप नोट कीजिए। वाटर के अंदर आयोडीन छोड़कर सारे हाइड्रोजन्स जो है वो सॉल्युबल है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन सारे डिसॉल्व हो जाएंगे, लेकिन आयोडीन डिसॉल्व नहीं होगा। आयोडीन जो है एक्वस केआई में डिसॉल्व होगा, वाटर में नहीं। अब देखते हैं प्रोडक्ट्स क्या क्या है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे फ्लोरीन का। तो ये जो F2 प्लस H2O है, ये देखिए यहां पे क्वेश्चन आता है कि व्हेन फ्लोरीन इज डिसॉल्व्ड इन वाटर विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज ऑब्लिक आर प्रोड्यूस्ड। तो O2, O3, बोथ, नन ऐसा करके होता है। फिर से ऑप्शंस हैं O2, O3, बोथ, नन। देखते हैं आंसर क्या है। यहां से आप जो है ले सकते हैं 4HF प्लस O2। क्या आपका आंसर है? क्या O2 है? नहीं। एक और रिएक्शन देखिए, यहां पे 3F2 प्लस 3H2O, यहां से हो जाता है 6HF एंड प्लस O3। जब आप इस इक्वेशन को ऐड करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, तो यहां से होता है 5F2 प्लस 5H2O, और यहां से हो जाता है 10HF प्लस O2 प्लस O3। इसका मतलब जब फ्लोरीन डिसॉल्व होता है वाटर के अंदर तो O2 एंड O3 बोथ द गैसेस आर प्रोड्यूस्ड। तो ये हो जाएगा O2 एंड O3। तो यहां पे लिख देंगे फ्लोरीन dissolves in water to give O2 and O3 both। तो इस तरह से जो है फ्लोरीन का हो गया। अब जब हम क्लोरीन को डिसॉल्व करते हैं तो देखिए क्या बनता है। यहां पे लेंगे हम सेकेंड वन, Cl2। अब वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो आयोडीन छोड़कर सारे सॉल्युबल है, तो यहां पे लिखेंगे एक्सेप्ट I2 ऑल आर सॉल्युबल। तो चलिए अब क्लोरीन को देखते हैं। जब क्लोरीन को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो यहां से बनता है HCl प्लस HClO। देखिए ये क्लोरीन वाटर हो गया। जब आप क्लोरीन को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो बनता है क्लोरीन वाटर। और ये जो HClO है ये इतना अनस्टेबल है कि यहां से देता है HCl प्लस O, और जिसकी वजह से क्लोरीन वाटर जो है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये हो गया HClO हाइपोक्लोरस एसिड। यहां पे नाम हो जाएगा हाइपोक्लोरस एसिड, और इस नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम लिखेंगे क्लोरीन वाटर इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां लिखेंगे क्लोरीन वाटर इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। भाई नेसेंट ऑक्सीजन मिला तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ही। और ब्रोमीन भी जो है, ब्रोमीन वाटर जो देता है बिल्कुल ऐसे ही देगा। तो थर्ड हम ब्रोमीन वाटर का लिखेंगे। ये देखिए Br2 प्लस H2O, यहां से हो गया HBr प्लस HBrO, और यहां से आपको मिलेगा HBr एंड प्लस O। आप इसको नोट कीजिए, यहां भी जो है नेसेंट ऑक्सीजन आया। अब आयोडीन के साथ तो हम लिखेंगे कि इनसॉल्युबल है। तो चलिए ठीक है, इसको नोट कीजिए। उसके बाद मैं आयोडीन के बारे में 2-3 पॉइंट देता हूं मैं। अब जो फोर्थ है वो है आयोडीन, और यहां पे लिखेंगे I2 प्लस H2O, नो रिएक्शन।
तो यहां पे वाटर में इनसॉल्युबल लेकिन एक्वस KI में सॉल्युबल। तो ये पॉइंट लिखेंगे, I2 is insoluble in water but soluble in aqueous potassium iodide। चलिए देखते हैं अब I2 का क्या रिएक्शन होगा। I2 प्लस KI, यहां से ये देखिए एक्वस है ये, और आयोडीन तो आपको मालूम है कि ये सॉलिड होता है, तो ये आयोडीन सॉलिड थे, इसको KI में डिसॉल्व किया एक्वस सॉल्यूशन के, यहां से बनेगा KI3। अब ये देखिए पोटेशियम ट्राई आयोडाइड जो बना है यहां पे, तो इसको हम लिख सकते हैं पोटेशियम ट्राई आयोडाइड। अब यहां पे देखिए आप KI3 में ये प्लस है, ये I-3 है, और ये जो I-3 है इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d, और sp3d की वजह से इस तरह का जो है इसका शेप होगा, sp3d है तो ये आयोडीन हो गया, यहां पे एक आयोडीन, नीचे एक आयोडीन, इसके ऊपर चार्ज माइनस, I3 माइनस है, और ये 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स यहां हो जाएंगे। तो ये कैसा हो गया, ये इस तरह से, और यहां पे लोन पेयर जो है 1 2 3 लोन पेयर, और ये हो जाएगा लीनियर। तो ये आयन जो है लीनियर हो गया, ये KI3 का। तो इस पे कई तरह के क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग में भी आता है, शेप क्या है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, शेप कैसा है, लीनियर। तो इस चीज को भी हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री, ये क्या है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अब यहां पे शेप ये इसकी वजह से हो गया। अब यदि हम यहां पे लिखेंगे इसका शेप क्या है, तो ये हो जाएगा लीनियर। ये आपको डिफरेंस समझ में आया ना। इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री का मतलब होता है वो ज्योमेट्री जिसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर सब मिला के हम देखते हैं, और शेप हो गया जो रियल बॉन्ड से हम डिसाइड करते हैं आखिर कैसा है ये। तो वहां 3 लोन पेयर की वजह से जो ये लीनियर हो गया। तो आयोडीन का ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कीजिए। सारे हैलोजेंस एल्कलीज के अंदर जो है डिसॉल्व हो जाते हैं, और इनके जो रिएक्शंस हैं वो अलग अलग होते हैं। देखिए फ्लोरीन भी जो है कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH से अलग प्रोडक्ट बनाएगा और कंसंट्रेटेड से अलग बनाएगा। तो देखते हैं हमारे पास रिएक्शंस क्या क्या होंगे। ये देखिए F2 प्लस NaOH, यहां से हम लेंगे NaF प्लस OF2 एंड प्लस H2O। यहां पे यदि हम इसको 2 टाइम्स कर देते हैं तो देखिए फ्लोरीन जो है 2 बैलेंस हो गया। यदि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 and 2 4 हो जाता है। 2 सोडियम है, 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन भी है। ये कहलाता है ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। तो इसका नाम हो जाएगा ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। और यहां जो NaOH है ये हो जाता है कोल्ड एंड डाइल्यूट। अब यही NaOH यदि कंसंट्रेट है तो फिर यहां पे मिलता है O2। तो अब देखते हैं यहां पे, ये देखिए F2 प्लस NaOH, ये NaF तो रहेगा ही, प्लस ये हो जाएगा O2 एंड प्लस H2O। ठीक है। अब यदि मैं इसको 4 सोडियम कर दूं, यहां पे देखिए 4 सोडियम, तो फ्लोरीन 2 टाइम्स हो जाएगा, हाइड्रोजन 4 हो गया, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए 4 ऑक्सीजन तो 2 and 2 4 हो गया। ये हो जाता है कंसंट्रेटेड। तो फ्लोरीन में भी जो है 2 रिएक्शन हो गया, एक कोल्ड एंड डाइल्यूट के साथ और एक कंसंट्रेटेड के साथ। सेकंड हम लेंगे यहां पे X2। ये तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के लिए है, लेकिन इस रिएक्शन में मैं X2 जो है Cl2 Br2 एंड I2 ले रहा हूं। तो पहले इन टर्म्स ऑफ X लिख लेंगे और फिर एक क्लोरीन का एग्जांपल ले लेंगे। तीनों रिएक्शंस एक जैसे ही हैं। तो अब यहां पे हम लेंगे X2 प्लस
NaOH। यहां से हमें मिलेगा NaX प्लस NaXO, या तो NaOX कुछ भी लिख सकते हैं, एंड प्लस H2O। अब देखते हैं सोडियम 2 है, ये बिल्कुल बैलेंस हो गया, X भी 2 है। अब ये देखिए सोडियम हैलाइड, ये तो कहलाएगा सोडियम हैलाइड, और सोडियम हाइपो हैलाइड, ये सोडियम हाइपो हैलाइड हो गया, ये कोल्ड के साथ है। अब हम देखेंगे कंसंट्रेटेड के साथ क्या होगा। तो यहां पे हम लेंगे X2 प्लस NaOH, ये हो गया कंसंट्रेटेड, ये है डाइल्यूट। यहां पे हो जाएगा NaX प्लस NaXO3 और प्लस H2O, तो 6 हाइड्रोजन है। तो यहां पे देखिए आप 5 and 1 6, तो इसको 3 कर देंगे, देखते हैं बैलेंस है कि नहीं। 3 2 6, 5 and 1 6, 6 Na, ये भी बैलेंस है। हाइड्रोजन 6 बैलेंस है, ऑक्सीजन 6, 3 and 3 6 बैलेंस है। अब ये तो सोडियम हैलाइड वैसे ही हो गया, इसको कहेंगे सोडियम हैलेट। यहां पे लिखेंगे सोडियम हैलेट। हैलेट का मतलब कैसा हो गया, क्लोरेट, ब्रोमेट, आयोडेट, ऐसा करके जो है। तो ये पहले आप इसको नोट कीजिए। इसके बाद एक एग्जाम्पल हम क्लोरीन का ले लेंगे या ब्रोमीन आयोडीन का ले लेते हैं। अब इस X में एक नॉन हैलोजन क्लोरीन ले लेते हैं और देखते हैं क्लोरीन के साथ क्या रिएक्शन होता है। Cl2 प्लस NaOH, और इसको हम ले लेते हैं डाइल्यूट। यहां से हमें मिलता है NaCl प्लस NaClO, या आप NaOCl लिखिए, NaClO बात वही है, प्लस H2O। तो यहां पे 2 सोडियम, 2 क्लोरीन, 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गया। तब इसको हम कहेंगे सोडियम हाइपो क्लोराइड। जो हैलाइड था वो हो गया क्लोराइड। इसके बाद यदि यहाँ पे हम क्लोरीन को कंसंट्रेटेड NaOH के साथ ट्रीट करें, ये देखिए कंसंट्रेटेड, तो बिल्कुल जैसे अननोन हमने लिखा था, यहाँ पे मैं बैलेंस कर देता हूँ। 5 NaCl प्लस NaClO3 प्लस 3 H2O, ये हो गया बैलेंस, क्योंकि पहले हमने लिखा है ना 5 NaX एंड NaXO3, इसलिए। तो इसका हम नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सोडियम क्लोरेट। और बिल्कुल ऐसे ही रिएक्शन हो जाएगा ब्रोमीन के साथ। तो अब हम ब्रोमीन को लिख के ऐसा लिख देंगे NaBr प्लस NaBrO एंड प्लस H2O। यहां पे क्या हो जाएगा, मतलब इसी तरह से डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड। ये डाइल्यूट मैंने ले लिया है और ये कंसंट्रेटेड NaOH के साथ NaBr, इसके बाद NaBrO3 बैलेंस। इधर तो जब NaOH लिखेंगे तब होगा, ये ब्रोमीन के साथ हो गया। उसी तरह से यदि आप आयोडीन ले रहे हैं तो आयोडीन में भी डाइल्यूट के साथ अलग प्रोडक्ट होगा और कंसंट्रेटेड के साथ अलग। तो यहां पे हो जाएगा Na प्लस NaIO प्लस H2O। बिल्कुल इसी तरह से लिखना है हमें। यहां हो जाएगा 5 Na प्लस NaIO3 एंड प्लस 3 H2O। तो ये जो कंपाउंड है ये हो जाएगा सोडियम आयोडेट, और ये सोडियम हाइपोआयोडाइट। इसी मतलब ये इसी तरह से क्लोराइड ब्रोमाइड, और ये क्लोराइड ब्रोमेट आयोडेट, इस तरह से होगा। तो नाम आप लिख सकते हैं बिल्कुल, जो इन जनरल मैंने दिया है हैलेट, हैलाइट, ऐसा करके। तो आप इसको नोट कर दीजिए, ये हैलोजन के साथ हो गया। लास्ट रिएक्शन जो है मैं अब लेने वाला हूं अमोनिया के साथ। अमोनिया के साथ सारे हैलोजेंस रिएक्ट करते हैं। फ्लोरीन का रिएक्शन बिल्कुल हटके है। क्लोरीन और ब्रोमीन का बिल्कुल एक जैसा रिएक्शन है, और आयोडीन तो बिल्कुल ही हटके है। और आयोडीन से जो रिएक्शन होता है उसमें बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं फ्लोरीन के साथ रिएक्शन क्या होता है। तो यहां पे हम फर्स्ट ले रहे हैं फ्लोरीन F2, और इसका रिएक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं NH3 प्लस F2,
और यहाँ टेम्परेचर जो है नियरली 130 से 140 डिग्री सेल्सियस होता है और यहाँ से आता है हमें NF3 प्लस HF प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यदि 3 हाइड्रोजन है तो फ्लोरीन कितना हो गया 6, ये इस तरह से आ गया, ये बैलेंस है। अब ये जो HF है ये अमोनिया से रिएक्ट करेगा, तो उस रिएक्शन को फिर से मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, मतलब ये प्रोडक्ट को अब मैं रिएक्टेंट बना रहा हूं, HF हो गया तो यहां से हो जाता है NH4F, ये देखिए NH3H NH4F। लेकिन जितना HF प्रोड्यूस होगा उतना ही तो कंज्यूम होना है, क्योंकि कई बार रिएक्शन यहीं पे खत्म हो जाता है और वो बोलते हैं NF3 प्लस HF प्रोडक्ट है। लेकिन उसके आगे क्या होगा, अमोनिया जो है इस HF से रिएक्ट करेगा, NH4F बनाएगा, लेकिन 3HF की वजह से ये पूरे इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, ताकि ये 3HF कैंसिल हो जाए। तो अब आपके पास जो फाइनल है वो क्या है, 4NH3, फाइनल रिएक्शन है 4NH3, ये हो गया 3F2 और यहां से आपको मिलेगा NF3 प्लस 3NH4F, ये हो गया अमोनियम फ्लोराइड। अब देखते हैं बैलेंसिंग, 4 नाइट्रोजन है, 3 and 1 4 बैलेंस है, 12 हाइड्रोजन है, 4 3 12, 3 2 6, 3 and 3 6, बिल्कुल बैलेंस है। तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड और ये हो जाएगा अमोनियम फ्लोराइड। ये फ्लोरीन के साथ एक रिएक्शन हो गया। अब यदि मान लिए हम कैटलिस्ट लेते हैं तो कॉपर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये बनाता है N2। तो अब देखते हैं इसी का, फ्लोरीन का ही जो है ये रिएक्शन था A, अब हम देखेंगे B। ये देखिए NH3 है प्लस F2 है और कॉपर जो है ये कैटलिस्ट है, यहां से बनेगा N2, ये देखिए N2 हो गया। तो फिर आपके पास क्या बना 3HF, इस तरह से, और जो HF है फिर से इसके साथ रिएक्ट कर सकता है और वहां भी बन जाएगा अमोनियम फ्लोराइड। तो यदि यहां से हम ले लेते हैं प्लस NH3 तो ये हो जाएगा NH4F। तो वहां NF3 था, यहां पे ये NH4F हो गया। अब इसको ऐड करके भी रिएक्शन लिख सकते हैं। अब यहां भी हम देखते हैं कि थोड़ा सा क्वांटिटी जो है इंप्योरिटी के जैसा N2O4 भी बनता है। तो अब देखेंगे some N2F4 is also formed। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग, ये है NH3 प्लस F2, यहां से बनेगा N2F4। अब देखिए N2F4 ऐसा हो जाएगा और इसके बाद यदि हम लेते हैं 5F2 तो 4 हो गया और इसको हम कर देंगे 2 तो हो जाएगा 6HF। अब देखिए आप 2N हो गया, 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन हो गया, 10 फ्लोरीन, 4 and 6। तो ये जो है ये N2F4 क्या है, टेट्राफ्लोरोहाइड्राजाइन, N2H4 हाइड्राजाइन होता है, तो यहां हो जाएगा टेट्राफ्लोरोहाइड्राजाइन। अब आप देख रहे हैं ना कि आपका प्रोडक्ट HF तक भी हो सकता है और यदि अमोनिया के साथ रिएक्ट किया तो NH4F भी। इसका मतलब NH4F दोनों में है, एक में NF3 है और एक में ये N2 है। तो मैंने इस रिएक्शन को ऐसा लिख के ऐसा लिख दिया, तो आप इसको बिल्कुल नोट कीजिए। ये फ्लोरीन के साथ है। अब क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ बिल्कुल एक जैसा है, वो भी देखते हैं। जब अमोनिया और क्लोरीन के बीच रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट इस पे डिपेंड करता है कि ज्यादा कौन सा है, अमोनिया ज्यादा है या क्लोरीन ज्यादा है। दो रिएक्शन देखते हैं कैसा, क्या कंडीशन है। ये हो गया NH3 प्लस Cl2। और देखिए प्रोडक्ट को देख के भी अंदाजा लगा सकते हैं कि किसका इंफ्लुएंस ज्यादा नजर आ रहा है। जैसे मान लीजिए मैं लेता हूं एक्सेस ऑफ क्लोरीन, तो यहां से हमें मिलता है NCl3। ये देखिए आप NCl3 और प्लस हो जाएगा 3HCl, तो 6 क्लोरीन है, इसको ऐसा बैलेंस कर दीजिए। ये NCl3 जो है हाईली अनस्टेबल है, ये एक्सप्लोसिव है। इसका मतलब हैलोजेंस का रिएक्शन अमोनिया के साथ बहुत ही केयरफुली करना पड़ेगा। तो ये जो है
नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, और ये है एक्सप्लोसिव। ये अनस्टेबल है, ये हाईली अनस्टेबल है, तो रिएक्शन बहुत ही सावधानी के साथ इसको करना पड़ता है। अब यदि मान लीजिए रिएक्शन में NH3 प्लस Cl2 है, लेकिन अब ये अमोनिया एक्सेस में है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें लगेगा जैसे अमोनिया का इन्फ्लुएंस ज्यादा है। कैसे देखते हैं अभी, ये बनता है NH4Cl। ये देखिए, ये हो गया अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। अब इसको बैलेंस करते हैं, 8 3 जा 24, 4 इंटू 6 24, और नाइट्रोजन तो 8 हो गया बैलेंस, और 6 का मतलब हो गया 3। ये जो है बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। तो आपने देखा है कि यदि एक्सेस ऑफ अमोनिया है तो देखिए अमोनिया थोड़ा ज्यादा दिख रहा है यहाँ पे, यदि क्लोरीन ज्यादा है तो मुझे क्लोरीन यहाँ ज्यादा दिख रहा है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। इसी तरह से जो है सेम रिएक्शन होगा ब्रोमीन के लिए भी। तो अब हम देखेंगे थर्ड वन कि ब्रोमीन के साथ क्या रिएक्शन है। इसमें भी ऐसे ही दोनों रिएक्शन होंगे। तो यहां पे हम लेंगे NH3 प्लस 3, अब Br2 लेंगे, यहां से हो जाएगा NBr3 प्लस 3 HBr, और बिल्कुल ऐसे ही जो है हम ले, तो ये हो गया एक्सेस ऑफ ब्रोमीन। अब यदि हम लेते हैं 8 NH3 प्लस 3 Br2, बिल्कुल इसके जैसे ही, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा 6 NH4Br प्लस N2। अब देखिए यहाँ पे 6 ब्रोमीन है, बैलेंस है, 8 नाइट्रोजन वो भी बैलेंस है, और 24 जो है 24 जो है हाइड्रोजन है वो भी बिल्कुल बैलेंस है। तो फ्लोरीन अलग हो गया रिएक्शन, क्लोरीन ब्रोमीन एक जैसा। अब देखते हैं कि आयोडीन के साथ क्या रिएक्शन होता है। फ्लोरीन और क्लोरीन तो गैस था जो अमोनिया के अंदर हमने पास कर दिया, ब्रोमीन जो है वो लिक्विड था, आयोडीन सॉलिड है। अब यदि मान लिया आप एक वॉच ग्लास लें और वॉच ग्लास के अंदर अमोनिया, लिक्विड अमोनिया लेकर आयोडीन को डिसॉल्व कर दें और ग्लास रॉड से इसको मिक्स कर दें, तो एक रेडिश ब्राउन, बिल्कुल ब्लड रेड कलर जैसा जो एक कंपाउंड बनेगा। ब्लड रेड तो नहीं, उसको ब्राउन बोलेंगे, डार्क ब्राउन कलर का कंपाउंड बनेगा, वो लिक्विड है। और जब वो धीरे धीरे इवोपरेट होगा तो उसके अंदर ब्राउन कलर का जो है पाउडर बनेगा। और ये जो पाउडर है इतना अनस्टेबल है कि थोड़ा सा भी मैकेनिकल डिस्टर्बेंस हुआ तो एक्सप्लोड हो जाएगा। मतलब लैब में आप वॉच ग्लास में आज बना के रखिए और कल आइए आप फैन ऑन कर दीजिए, वो एक्सप्लोड हो जाएगा। अब फैन के इसके साथ क्या रिलेशन है भाई, फैन से वो उड़ेगा ये, और जैसे मैकेनिकल डिस्टर्बेंस होगा तो ये एक्सप्लोड कर जाएगा। तो देखते हैं वो कौन सा कंपाउंड है और एक्सप्लोजन के समय क्या बनेगा, और फिर क्या इस कंपाउंड को आपने कभी हाथ से टच किया है, अभी देखते हैं। आयोडीन का जो रिएक्शन है हम इस तरह से लेते हैं, ये देखिए NH3 प्लस I2, यहां से एक एडिशन प्रोडक्ट बन रहा है NH3 डॉट Ni3 प्लस HI। ये देखिए आप, तो नाइट्रोजन 2 है, इसको ऐसा कर दीजिए, तो देखिए 2 नाइट्रोजन बैलेंस है, 6 हाइड्रोजन, 3 and 3, आयोडीन कितना है 3 and 3, तो इसको आप ऐसा कर दीजिए। ये जो कंपाउंड है ये एडिशनल प्रोडक्ट, ये देखिए डॉट यहां पे है, तो ये कहलाता है अमोनिया नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड NH3 डॉट Ni3। और ये जो है हाईली अनस्टेबल है, हाईली। अब जब हाईली अनस्टेबल कहते हैं मतलब ये एक्सप्लोसिव है। अब छोटा क्वांटिटी तो हार्मलेस एक्सप्लोजन है, अब ज्यादा क्वांटिटी हो तो हार्म होगा ही। तो अब देखते हैं ये जो कंपाउंड बना ये डिकम्पोज कैसे होता है। तो यहां पे ये है NH3 डॉट Ni3। जैसे हम इसको रब करेंगे या मैकेनिकल डिस्टर्बेंस किसी तरह का हुआ, हम ब्लो करेंगे, इतने में एक्सप्लोड हो जाएगा। तो यहाँ पे सारी चीजों बनेंगे, या तो गैस होंगे या तो ऐसे सॉलिड होंगे जो सब्लिमेशन हो जाता है जिनका। तो यहाँ पे देखिए N2 प्लस I2 और NH4I, इतनी चीजें बनती है। देखिए नाइट्रोजन गैस है, आयोडीन सॉलिड है, बट इट अंडरगोज सब्लिमेशन। जब एक्सप्लोड होगा तो ये वेपर बनके उड़ जाएगा, सब्लिमेशन होगा। और NH4I तो वोलेटाइल है ही है, इसका भी सब्लिमेशन हो जाता है।
अब यहाँ पे हम देखेंगे 8 3 24, तो 6 4 24, ये बैलेंस हो गया। इसके बाद अब नाइट्रोजन जो है कितना है 16, और यहाँ पे 6 लिए, तो यहाँ पे 5 इंटू 10 ऐसा करना पड़ेगा। अब आयोडीन देखिए यहाँ पे 8 3 24, और यहाँ पे 6 है, तो इसको हम 9 टाइम्स कर देंगे। तो नाइट्रोजन जो है ये गैस हो गया, ये वेपर बन के चला गया, ये भी वेपर बन के चला गया। तो इस तरह से आयोडीन से ये जो कंपाउंड बना वो हाईली अनस्टेबल, वो एक्सप्लोड हो गया। अब याद कीजिए बचपन में जब बहुत हम छोटे थे, तो उस समय जो है जब बड़ों को देखते थे फटाके फोड़ रहे हैं, क्रैकर से एक्सप्लोड कर रहे हैं, तो हमें लगता था नहीं हमें भी बॉम्ब चाहिए, हमें भी ये फटाके चाहिए। उस समय हमारे पास क्या होते थे, या तो फुलझड़ी होता था, स्पार्कल होता था, या ज्यादा हो तो दूर से जो है अनारदाना फ्लावर पॉट को लगा देते थे। लेकिन सभी बच्चों का फेवरेट क्या होता था, हम सबका फेवरेट होता था पिस्टल। याद है, पिस्टल में एक रोल होता है, और उस रोल में देखिए आप, जो दो पेपर के बीच में मस्टर्ड के दाने के जैसा एक केमिकल होता है, और जब उसको स्ट्राइक करता है पिस्टल, टक 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 टक, ये पूरा जो है फूटने लगता है। फूटता तो है। कई बार हमारे जब पिस्टल खराब हो जाते थे हम क्या करते थे, कुछ नहीं तो लिए उसको और दीवार से रगड़ के फोड़ लेते थे। अच्छा वैसा नहीं हो तो चलो सूद से ही हम रगड़ के इसको फोड़ लेते थे। वो जो हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है वही है NH3.Ni3, जो मस्टर्ड के जैसा जो है वो दिखता है वो पिस्टल रोल में, जो हम खेलने के लिए यूज करते थे। तो ये जो है NH3.Ni3 आपको बचपन की याद मैंने दिला दिया है। अब इसको याद रखिए, NH3.Ni3 अमोनिया नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड। और देखिए इस कंपाउंड को हम लोग क्या करते हैं, जब कभी साइंस एग्जीबिशन हो तो वहां जहां किड्स कॉर्नर है, जहां पे छोटे छोटे बच्चों के आइटम्स रखे हुए हैं, तो वहां पे बना के इसके पाउडर को छिड़क देते हैं लैब में, लिक्विड अमोनिया में आयोडीन को डिसॉल्व किए, और जब सूख गया तो उसको जो है थोड़ा सा जो है नीचे जो गीला भी छोड़ देंगे तो अपने आप ड्राई हो जाएगा। और जब छोटे बच्चे वहां आते हैं और उनके सूद से जब ये रब होता है, चट 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 साउंड आएगा और बच्चे भागना शुरू करते हैं, तो ये उनके किड्स कॉर्नर जोन पे हम उनके अटेंशन को सिक्योर करने के लिए ऐसा भी हम कर देते हैं। तो ये जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस हमने देखा है। और उसके बाद इंडिविजुअली तो सभी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबका हमें देखना ही है। इसके अंदर अमोनिया का जो है रिएक्शन हमने देखा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, ऐसे बहुत सी चीजें हैं इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने के लिए, जो 1 by 1 अगले वीडियोस में आपको मिलेंगे।